अपना समझ के हमसे और लहू मांगता है फ़न, और हमने भी सोचा कि इनकार क्या करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मिलाप न्यूज़ नेटवर्क, और मिलाप न्यूज़ नेटवर्क की इस अहम पेशकश में आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वादी कश्मीर की एक मुअत्तबर शख्सियत, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कल्चरल एक्टिविस्ट और इन सब से बढ़कर एक मुअत्तबर शख्सियत मुश्ताक अली अहमद ख़ान। एक बात तू भी सुन ले, जिसके लिए मुझे ठुकरा रही है ना, उसका वो हशर करूंगा, जिंदगी भर याद रखेगा। जी हाँ नाज़रीन, कश्मीर में थिएटर को नई जला अता करने में मुश्ताक अली अहमद ख़ान का किरदार यकीनन नाकाबिल फरामोश है। पिछली 3 दहाइयों के दौरान जो हालात रहे, उनकी वजह से कश्मीर का वो थिएटर जो अरूज पर हुआ करता था, गुमनामी के अंधेरों में खो गया। अलबत्ता मुश्ताक अली अहमद ख़ान ने फ़नून लतीफ़ा की इस अहम सन्नफ़ को नई ज़िंदगी अता करने और नए टैलेंट को राग़िब करने में जो किरदार अदा किया, वो हर लिहाज से काबिल सताइश है। मुश्ताक अली अहमद ख़ान का ताल्लुक स्टेज के अलावा टेलीविज़न की दुनिया से रहा है। आपकी वाबस्तगी कश्मीरी टेलीविज़न से ही नहीं बल्कि कौमी टेलीविज़न से भी है। मुश्ताक अली अहमद ख़ान थिएटर के एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के अलावा कल्चरल एक्टिविस्ट की हैसियत से भी अपना एक अहम मुकाम रखते हैं। वादी कश्मीर में कश्मीर फ़िल्म फेस्टिवल के कामयाब एडिशन मुनक़्क़िद करने के बाद आज उनकी शख्सियत को बयान करने का एक अहम पहलू यही होगा कि वो कश्मीर में थिएटर को जिंदा रखने की सबसे बड़ी उम्मीद है। बहुत बहुत इस्तकबाल सर आपका हमारे आज के इस प्रोग्राम में। आपका शुक्रिया जो आपने बुलाया और अपना वक्त निकाल के मेरे पास आए गुफ्तगू के लिए, आपका शुक्रिया। सर, माजी की तरफ अगर झांकें, एक तवील अरसे पर मुखीत ये सफ़र है। कभी अगर माजी की तरफ झांकने का मौका मिलता है, किन किन पलों को देखकर ज़्यादा याद करते हैं आप? बहुत कुछ है। मैं अगर सबसे पहली एक्साइटमेंट बोलूं, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वहाँ कल्चर क्लब हुआ करता था, तो उसमें मैंने बड़े बढ़ चढ़ के रोल अदा किया। और आपको यही शायद मालूम नहीं होगा कि मैं तब उस दौर में गाता भी था। अच्छा। तो मैं यूनिवर्सिटी में गज़लें गाया करता था और स्किट भी 2-3 छोटे शॉर्ट प्लेज भी मैंने किए। और यूनिवर्सिटी के ही जो फाइनल ईयर जब मैं पहुंचा, सेकंड ईयर था मेरे यूनिवर्सिटी में, तो मुझे कल्चर क्लब का सेक्रेटरी बनाया गया। अच्छा। तो कश्मीर यूनिवर्सिटी के कल्चर क्लब का सेक्रेटरी बनना एक बहुत बड़ा एजाज़ था। हालांकि बचपना होता है, उस वक्त सब काम लड़कपन के बचपने के होते हैं, लेकिन बहुत बड़ा एजाज़ मेरा रहा। मेरी मान लीजिए छोटी मोटी बुनियाद पड़ी। तो उसके बाद थिएटर जब मैंने किया यूनिवर्सिटी के बाद, बहुत इंटेंसिवली किया, तो बहुत ज़्यादा काम करता था मैं। मुझे बहुत शौक़ था बहुत ज़्यादा काम करने का। एक दिन में मैं 3-3 प्लेस की रिहर्सल किया करता था। सर, उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन चूंकि आपने फरमाया कि शुरू में आपको गायकी का शौक़ रहा, आप गायक थे, तो ये जो ट्रांसफ़र हुआ गायकी से अदाकारी का, ये कैसे मुमकिन हो पाया? ये मुझे भी नहीं समझ आती कि कैसे, जबकि शुरू में बचपन से मैं गाने में ही मेरा रुझान था। एक्टिंग वगैरह, ड्रामा या थिएटर मुझे मालूम ही नहीं था। तो गाने का था, शुरू से गाता रहता था। घर में भी बाथरूम सिंगर कह लीजिए, लेकिन घर में, महफिलों में, दोस्त यारों के में गाता रहता था। तो यूनिवर्सिटी तक भी ये दोनों चले। तो वहाँ उन्होंने बोला स्किट करेंगे, ड्रामा में कर लेंगे, वो भी कर लिया। तो आपको एक और चीज़ बताऊं कि मुझे एजाज़ है, मुझे शमुना सपूरी साहब ने अपनी शागिर्दगी में लिया। क्या बात है। जबकि वो किसी को शागिर्दी में लेते नहीं थे। तो मैंने कहा उस दौर में? जी, उस दौर में मैं एक बार गया उनकी क्लास में, वहाँ सब लड़कियाँ बैठी थी। तो दरवाजे पे ही बोला, हाँ क्या बात है? मैं कहा सर म्यूज़िक सीखना है। मैं दरवाजे की चौखट पे खड़ा हूँ, मुझे याद है। तो वहीं से बोलते, अच्छा ज़रा ये सुर सुनाओ गा के। गेट पे ही, दरवाजे पे ही हूँ मैं, अंदर नहीं आने दिया। तो मैंने वहीं से कुछ अलाप बोला, मैंने अलाप का दोहराया। कहा वाह वाह क्या बात है, कल सुबह तुम घर आ जाओ। क्या बात है सर, क्या? मैं सुबह उधर गया तो वहाँ 3-4 लड़कियाँ सीखा करती थी। 2 के तो नाम याद हैं, उनमें कैलाश मेहरा भी थी, किरण कौल भी थी। लेकिन वो एक बड़े ऊंचे लेवल पे पहुंच चुके थे, उनको काफ़ी साल होते सीखते। मैं अभी, उसको अलंकार बोलते हैं म्यूज़िक में, अलंकार पे था। शर्म भी आती थी, लेकिन मुझे इतनी कदर थी कि शमुना सपूरी साहब ने अगर मुझे अपनी शागिर्दी में लिया है, ये छोटी बात नहीं है। सर, फिर क्या वजह है कि आज आपको दुनिया अदाकार और थिएटर की तवज्जो वही से जानती सुनिए है, ना, गुलकार की तो हैसियत से उन्हीं दिनों मैं थिएटर भी किया करता था। अब मुझे खुद, मैं सोचता हूँ कि क्या हुआ है ऐसा कि मैंने आस्ता आस्ता म्यूज़िक से मेरा कम हो गया। जबकि मुझे सपूरी साहब का ये आंजहानी, उनको स्वर्ग में जगह मिले, तो ये कदर है कि उन्होंने मुझे मतलब जगह दी अपने
क्लास में। तो लेकिन पता नहीं क्या थिएटर वालों ने उधर खींचा इधर खींचा, तो फिर आस्ते आस्ते मैं थिएटर में ही हो गया, तो म्यूजिक मुझसे फिर छूट गया तब से। अच्छा, तो यही वजह रही। सर वो दौर बड़ा सुनहरा दौर माना जाता था। हाँ। टेलीविज़न के हवाले से अगर बात की जाए कश्मीरी टेलीविज़न की, तो एक बहुत अच्छा उन दिनों रुझान हुआ करता था, कई फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी, थिएटर का मान के चलें तो बड़ा दबदबा था। लेकिन उसके बाद जो नामुसाइद हालात रहे, आप जैसे जितने दूसरे भी अदाकार हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात का उनको सामना रहा, थोड़ा इनका अहाता करेंगे क्या क्या रहे? असल में क्या था कि जब हम डीडी श्रीनगर की बात करें, डीडी काशिर तो बाद में आया, दूरदर्शन श्रीनगर जो जब था अपने वजूद में, या 88 89 तक की बात करें, या इवन 95 96 तक, जब तक प्राइवेट चैनल्स नहीं आई। देखिए वक्त बदलता है, उनके साथ कुछ हालात भी बदलते हैं। जब प्राइवेट चैनल्स आई, एक वक्त था श्रीनगर दूरदर्शन से एक फीचर फिल्म संडे को आती थी, और एक पंजाबी या कोई दूसरी हफ्ते में आधी आधी करके 2 बार आती थी, लोग वो भी देखते थे। और एक चित्रहार करके आता था, जिसको पहले शौकियाँ बोलते थे। वो क्या होते थे, 4-5 गानों पे मुश्तमिल एक प्रोग्राम होता था। वो इतना हिट था, पहले उसको कश्मीर में, जो कश्मीर श्रीनगर दूरदर्शन चलता था, शौकियाँ कहते थे। तो शौकियों का इंतजार करते थे लोग। उसमें क्या चलते थे, फिल्मी गाने। हाँ, उसके बाद वही प्रोग्राम नेशनल हुकूम से आना हो गया, उसका चित्रहार नाम पड़ गया। चित्रहार आज तो दिन में अब 1 मिनट में 10 चैनल पे, चाहे यूट्यूब लें, इंटरनेट लें, या टेलीविजन चैनल लें, कितने गाने मिलते, कोई देखता नहीं है पूरा गाना। मुझे नहीं लगता 3 या 4 मिनट लगातार कोई एक गाना देखता है। तो तब वक्त ऐसा था, हमारे पास जो अवेलेबल चीज़ें कम थी। अच्छा, प्राइवेट चैनल्स अभी आई ही नहीं थी। तो कश्मीरी ऑडियंस के लिए या तो अपना दूरदर्शन था, या 8 साढ़े 8 के बाद नेशनल हुक पे जाता था। वहाँ कोई एक सीरियल चल गया, 2 न्यूज़ चल गई, तो इस तरह के 2-3 चीज़ें चलती थी। तो इतना ही हमें अवेलेबल था, तो इतना ही लोग देखते थे। उस वक्त का काम किया हुआ हर एक घर तक, हर एक शख्स तक पहुँचता था। हम छोटा सा किरदार भी करते थे या कुछ करते थे, वो सब लोग देखते थे। आज चैनल्स की भरमार है, यूट्यूब है, नेट पे आपके पास इतना कुछ अवेलेबल है, तो इसलिए वो डिसेंट्रलाइज हो गया। जो फोकस सारा श्रीनगर दूरदर्शन पे था, वो बिखर के बहुत सी चैनल्स, बहुत से इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो इसलिए वो उसकी जो अहमियत है वो कम हो गई। जी। फिर सर आप हिदायतकार की तरफ कैसे राग़िब हुए, और हाँ। इन सारी चीज़ों का मिलन कैसे हुआ? हिदायतकारी का हुआ कि आपको शायद ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, मैं गवर्नमेंट जॉब में था। अच्छा। 88 तक। जी। तो एक्टिंग, थिएटर, रेडियो सब कुछ करता था, और जॉब भी करता था। लेकिन फिर एक जगह, एक दौर, एक स्टेज ऐसी आ गई कि स्टेज ऐसा आ गया कि दोनों में मुझे एक को चुनना पड़ गया। डिमांड दोनों तरफ बढ़ती गई। हालांकि मैं कामचोर नहीं था, ना हूँ, बहुत काम करना चाहता हूँ, वैसे मन से लगा ना कि बहुत कुछ किया जाए। लेकिन लगा कि, और मेरी ट्रांसफ़र भी हुई जॉब में, मुझे लगा नहीं, मैं दोनों चीज़ें नहीं, ट्रांसफ़र जम्मू हुई, मेरा काम श्रीनगर में था, तो मैंने फिर बड़े अदब से अपनी नौकरी को सलाम पेश किया, और मैं पूरा, जी सरकारी नौकरी को, और मैं पूरी तरह से रेडियो टीवी मैं पूरा घुस गया। और अब लेकिन नौकरी छोड़ी थी, अब मुझे थोड़े पैसे की दरकार प्रोफेशनली हो गई। तब तक तो शौकिया था, जो कमाते थे चाय वाय में उड़ा देते थे, चलता था। लेकिन अब वो स्टेज नहीं था, अभी कमाई भी चाहिए थी। तो पहला तो मैंने शुरू किया रेडियो में, मैंने अनाउंसर के लिए ऑडिशन दिया, मैंने न्यूज़ के लिए ऑडिशन दिया, और मैंने न्यूज़ पढ़ी है 1-1.5 साल। अच्छा। रेडियो कश्मीर से। जी। और उसके बाद अनाउंसमेंट भी की है मैंने 1-1.5 साल, रेडियो में भी, टेलीविज़न में भी। तो जाहिर है एक अपना रोज़ी रोटी का एक परमानेंट सोल्यूशन भी चाहिए था। तो उन्हीं दिनों स्कीम खुलती है दूरदर्शन की, प्राइवेट प्रोडक्शन की। अच्छा। तो अभी हमें इतना प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस तो नहीं था। हाँ, एक्टिंग की थी, टीवी सीरियल्स में ड्रामे किए थे एज एक्टर, डायरेक्ट कुछ भी नहीं किया था। स्टेज पे भी मैंने तब तक कुछ डायरेक्ट नहीं किया था। अच्छा। हाँ, डायरेक्टर्स को काम करते हुए देखा था, रेडियो में, टेलीविज़न में, स्टेज में, तो उनको देखा हुआ था, ऑब्जर्वेशन थी, कोई बाज़ाब्ता ट्रेनिंग नहीं थी को, और अपना एक्सपीरियंस तो था ही नहीं। लेकिन हमने एक प्रपोज़ल डाला, तो पहले 1-2-3 प्रपोज़ल रिजेक्ट हुए मेरे। अच्छा। और शुरुआत किसी ने, सीनियर ने कहा कि डोंट स्टार्ट फ्रॉम ए सीरियल, और बड़ी फिल्म से मत करो, कोई छोटा मोटा डॉक्यूमेंट्री वगैरह, ताकि तुम्हें एंट्री मिले। तो मैंने डॉक्यूमेंट्री से ही शुरू किया। तो 2-3 रिजेक्शन के बाद मेरी एक डॉक्यूमेंट्री जो थी, पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ J&K, बहुत एक्साइटमेंट थी, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट था,
प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई, मुझे ये भी था कि क्या टेलीविजन स्क्रीन पे ये आएगा प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई मुश्ताक अली अहमद खान। क्या बात है। ये बड़े एजाज़ की बात होती है, शुरू शुरू में हर एक फील्ड में इंसान को ये बड़ा होता है। तो वो किया, तो फिर 3-4 के बाद मतलब जैसे मैंने कहा कि अप्रूवल मुझे मिल गया। पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ J&K में काम किया, पूरे J&K के पावर प्रोजेक्ट्स पे मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसके बाद सांबा प्रिंट्स पे बनाई, उसके बाद म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पे मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है 5 सीरीज़ में। तो उसके बाद फिर वो काम चलता गया। और बड़ी बात यह है कि जो दूरदर्शन के ऑफिशियल थे या जो स्क्रीनिंग कमेटी में होते जो एवेल्युएट करते प्रोग्राम को, उन्होंने प्रोग्रामों को सराहा। क्योंकि मेरी आदत यह है कि जितना पैसा मिलता था मैं उसमें बचत कम करता था और प्रोडक्शन पर ज़्यादा लगाता था। चाहे दिन ज़्यादा लग जाए तो परवाह नहीं, काम अच्छा होना चाहिए। तो आप जैसे लोगों की, आप जैसे दोस्तों की दुआ रही तो काम अच्छा चला। उसके बाद मैं फिर फिक्शन पे आ गया, अपना फील्ड जो था। फिर एक सबसे पहली जो टेलीफिल्म मैंने बनाई थी वो थी फिर साल। वो आज भी लोगों को याद है। तो मेरे को कम जानते हैं लेकिन उस फिल्म को ज़्यादा जानते हैं जी। तो वो अच्छी हुई। उसके बाद सीरियल्स का फिर वो मतलब लगातार चलते रहे सीरियल। आपकी डायरेक्शन में सर अनगिनत ड्रामे, सीरियल्स, टेलीफिल्म अनगिनत भी नहीं है लेकिन थोड़ा बस जी बिल्कुल आपकी दुआ है। लेकिन वो हम देखते हैं सर वो मुख्तलिफ ज़बानों में, कश्मीरी में भी है, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, पंजाबी में भी है। हाँ। शुरुआती आपने किस ज़ुबान से की थी और बाद में इन दूसरी ज़ुबानों में मुंतकिल करने का ख्याल कैसे आया? शुरू जो यही फिर साल का मैंने जिक्र किया तो कश्मीरी में है। ज़ाहिर है कश्मीर में काम करेंगे तो कश्मीरी में ही करेंगे जी। तो लेकिन उसके साथ साथ देखा कि उर्दू का भी चंक है कि उर्दू तो करना ही होता था यहाँ कश्मीर में, चाहे रेडियो हो टेलीविज़न हो, उर्दू का चाहे 50% ना हो 20% 30% तो उर्दू रहती ही है। तो मुझे उर्दू का भी शौक़ था, तो मुझे टोका भी गया, कहा तुम हर एक प्रपोजल उर्दू में क्यों लाते हो। शुरू में तो कश्मीरी की, उसके बाद उर्दू। मैं कहा सर आपको उर्दू तो करना है ना, कुछ सीरियल्स तो आपको उर्दू में बुलाहा करने हैं। तो मैं कहा वो मैं करूँगा, तो क्या दिक्कत है। तो फिर किसी ने रोका नहीं। फिर मेरा वैसा कुछ नहीं था, उर्दू भी किया, कश्मीरी भी किया, अच्छे से किया। और मुझे याद है जम्मू दूरदर्शन के लिए एक बार वहाँ भी प्रपोजल निकला, तो मुझे शौक़ था पंजाबी में भी किया जाए। तो जम्मू में मैंने पंजाबी सीरियल में भी डायरेक्शन दी है, वो किया है, डोगरी भी किया एक जी। और उसके बाद एक बड़े एजाज़ की बात थी वो भी कि मैंने डीडी उर्दू के लिए गालिब पे सीरियल बनाया था। मैं यही पूछना चाह रहा था कि वहाँ तक का वो सफ़र कैसे रहा? बस वही जद्दोजहद रही, करते रहे, काम करते रहे। और वहाँ पे ये था कि उन्होंने जो वहाँ के टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी, वहाँ पे प्रपोजल की बड़ी सख्त थी कि डायरेक्टर को ये होना होगा, ये अवार्ड होना चाहिए, उसके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मेरे कुछ साथी डर गए। अच्छा। जो ऑलरेडी 10 साल 15 साल की डायरेक्शन कर चुके थे, उन्होंने डायरेक्टर्स को हायर किया। अच्छा। उनमें मुझे लगता है कि एतमाद की कमी रही। उन्होंने बॉम्बे से बड़े बड़े डायरेक्टर्स को हायर किया, प्रोजेक्ट में उनका नाम डाला ताकि अप्रूव हो जाए। मुझे लगा जब मैं 15-20 साल डायरेक्शन दे चुका हूँ, अब मैं किसी को हायर करूँ, मेरे लिए शर्म की बात है। मैं क्या अप्रूव होना होगा, नहीं होगा, नहीं होना होगा, नहीं होगा, डायरेक्टर तो मेरा नाम ही जाएगा। राइटर तो खैर दूसरे साहब थे और कॉन्सेप्ट हमदी साहब का था, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो मैंने अपने नाम से प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुश्ताक अली खान के नाम से वो प्रपोजल डाला। उसकी प्रेजेंटेशन हुआ करती थी, प्रेजेंटेशन दी तो अल्लाह का शुक्र है अप्रूव हो गया। मेरे साथी हैरान हो गए, उनको लगा कि हमें भी अपने नाम से डालना चाहिए। तो मैंने कहा जब आज तक मैं करता आया अपने नाम से, आज मैं कैसे किसी और का नाम डालूं। तो वो किया। और ये जो थी तसव्वुर जाना, आई गेस नहीं, मैं बताता हूँ, उसका नाम था ना होता मैं तो क्या होता। जी जी जी। फिर उसी फुटेज में मैं अभी एडिट कर रहा था, ये जनवरी का महीना था, तो 15 फरवरी को गालिब साहब का योम विसाल आता है। तो मुझे लगा कि इनके पास डीडी उर्दू चैनल भी नई है, अभी मेरा सीरियल पूरा एडिट हुआ नहीं था। तो मैंने दूरदर्शन अथॉरिटी से रुजू किया, मैं कहा इसी फुटेज में से बगैर कोई एक्स्ट्रा पैसे लिए मैं आपको एक टेलीफिल्म देता हूँ। अच्छा। तो बोला आर यू श्योर, क्या पैसा नहीं लेंगे? मैं कहा मैं एफिडेविट देता हूँ। अच्छा। मैं आपको बना के एक टेलीफिल्म देता हूँ, इसी फुटेज में से, आप ही की फुटेज है वो, तो उसके लिए मैं चार्ज कुछ नहीं करूँगा, अपने शौकिया दूंगा। बोला ठीक है दीजिए। मैंने सीरियल की एडिटिंग रोक के पहले वो उसी में से फिल्म निकाली, उसको क्रिस्प करके, तो उसका नाम रखा तसव्वुर जाना। तो वो चली पहले। अच्छा। वो 15 फरवरी को डीडी उर्दू पे चली। तो सीरियल को चलने में 1-2 महीना लग गया। तो सीरियल भी फिर बनाया पूरा। और सीरियल के दौरान बहुत ज़्यादा तजुर्बात हुए मेरे, क्योंकि हमें गालिब का वो जो सेट या माहौल जो चांदनी चौक का था, वो दिल्ली में करना तो मुमकिन था ही नहीं, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत है चांदनी चौक में। तो मैं राजस्थान गया, हरियाणा गया, हवेलियाँ देखी, लेकिन वो इलाका वो पूरा मुझे पसंद कोई नहीं आया जो इस सीरियल के लिए मुवाफिक होता। अल्टीमेटली मैं पहुंचता हूँ अमरोहा, एक
छोटा शहर है यूपी में, मुरादाबाद के पास, जहाँ के कमाल अमरोही साहब हैं। तो वहाँ गया, वहाँ मुझे ऐसी हवेलियाँ मिली और वो तंग गलियाँ, बिल्कुल पुरानी दिल्ली जो आज से 100 या 200 साल पुरानी होती, वैसा माहौल मुझे देखने को मिला। और ओरिजिनल हवेलियाँ जिनके वो 12 दरियाँ बनी हुई हैं, मेहराब हैं, तो बिल्कुल। और कुछ हवेलियाँ वहाँ पे बिल्कुल खाली थी, वहाँ रहता कोई नहीं था, वो पुरानी हो चुकी थी, उनके मतलब साथ में लोग रहते थे, उनकी हवेलियाँ थी, तो लेकिन हवेलियाँ खाली पड़ी थी। तो ऐसे मैंने, वहाँ भी दोस्ती थी, तो उनसे पूछा तो उन्होंने दे दी वो किराए पे। तो उन हवेलियों में मैं फिर अच्छे से, और गलियाँ बिल्कुल, मुझे सेट बनाना नहीं पड़ा, मुझे सब कुछ बना बनाया मिला। थोड़ा सा उसको सेट, उसमें कुछ ताक वाक पे कुछ रख देते थे, कुछ उसको सेट कर देते थे अपनी ज़रूरियात के मुताबिक, या चारपाई कहीं से लानी है। और वहाँ के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि वहाँ चारपाई चाहिए थी उसी ज़माने की, तो किसी नवाब साहब के घर गए, बहुत प्यार दिया उन लोगों ने भी। तो इतने उसके वो पाए होते थे, तो वो चारपाई उठा के लाई। किसी घर में जाते थे, कोई पुरानी चीज़ है, जिसको हम कश्मीर में यहाँ दीवारगिरी बोलते हैं, जी जी, किसी ने वो दे दिया, किसी ने कुछ चीज़ दी, पीकदान दिया, किसी ने वो हुक्का दे दिया पुराना वाला, तो ये सब चीज़ें लगा के वो सीरियल शूट। सर आपकी इसी जान फिशानी की वजह से ये बहुत मकबूल हुई, लेकिन ज़्यादातर अहमियत मिली या ज़्यादातर लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहा आपका वो किरदार जो आपने इसमें अदा किया। जी जी, ये ख्याल कैसे हुआ सर? हाँ, वो भी एक्सीडेंटल हुआ। शुरू में मैं सोच रहा था कि मैं करूँगा, मैंने अपनी मूछें उगाई थी, बड़ी की थी, ताकि उसमें पूरा वो कोतवाल जैसा लगे। लेकिन जैसे काम बढ़ता गया तो मुझे लगा मैं नहीं इंसाफ कर पाऊँगा, तो मैंने ऑडिशन में आर्टिस्ट बुलाया, उनको शॉर्ट लिस्ट किया। तो एक अच्छा आर्टिस्ट है दिल्ली का, तो उसको शॉर्ट लिस्ट किया, उस ऑडिशन में बहुत अच्छा किया। तो मैं कहा आप करोगे कोतवाल, करो, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बिजी रहता हूँ कि वो प्रोड्यूसर भी मैं ही, डायरेक्टर भी मैं ही, और मैनेज भी करना, तो मैं कहा मैं नहीं कर पाऊँगा इंसाफ तो। लेकिन जब उसकी बारी आती है, दूसरा तीसरा दिन ही अभी शूट का, तो उसका कोई रात 12 बजे उसका सीन आया, तो चल मेकअप वेकअप कॉस्ट्यूम पहन के वो आ गया। तो उससे डायलॉग कुछ पता नहीं उसको क्या हुआ, वो दे नहीं पाया, याद नहीं रहा। नहीं याद तो था, वो जो चाहिए था हमें कोतवाल के रोल में वो नहीं दे पाया, वो डिलीवर नहीं कर उस पाया, किरदार में वो ढल हाँ नहीं ढल पाया। तो मैं उसको, मैं कहा तुमने ऑडिशन में इतना अच्छा किया, वैसे करो। उसके 2-3 रिटेक हुए, और रिटेक के बाद ही मैं देख रहा हूँ वो उसकी वो जो कॉन्फिडेंस और कम होता गया। अब सब उसको बोल रहे हैं, बाकी आर्टिस्ट भी हैं, 5-6 आर्टिस्ट हैं सीन में, तो वो थोड़ा सा कुछ वो क्या कहते हैं उसको, और उसका जो एहसास कमतरी होने लगा। तो मुझे समझ नहीं क्या किया जाए। अब यकीन मानिए 12 बजे से रात के 2:30 बज गए, वो ओके शॉट नहीं दे पाया। सेट लगा हुआ है, आर्टिस्ट 4-5 हैं, 8-10 टेक्नीशियंस लगे हुए हैं। अब सब 2-2.5 घंटे तक बोर हो गए। तो जब देखा, मैं कहा बेटा क्या बात है, उसको अलग ले जाके समझाया, लेकिन नहीं निकला। फिर देखा उसका एतमाद देखा मैंने, पूरा खत्म हो गया। कहता सर मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं कहा कोई बात नहीं। 2:30 बजे हमने पैकअप कर दिया, और जो वहाँ का लोकल एक था कास्ट्यूम वास्ट्यूम में हमारी हेल्प करता, मैं कहा इधर आ, दर्जी को उठा के ला, अभी दर्जी को बुला, मेरा नाप ले, और सुबह मुझे वर्दी चाहिए अपने नाप की। अब कुछ और था नहीं। अच्छा, मेरे छुट में जो लंबी मूछें रखी थी, वो मैं जब रोल में आ गया मैंने वो काट के नॉर्मल कर दी थी जैसी आज है। अब इतने रोल में तो चलता नहीं, मैंने क्लीन शेव कर दिया मूछों का, क्योंकि वो दूसरी मूछें लगानी थी। तो रातों रात मेरी वर्दी बन के आ गई है। दूसरे दिन पहला शॉट मैंने अपने ही उस किरदार में आके किया। बहुत मुश्किल हुई उस वक्त, क्योंकि जब मैं रोल में आ जाता था बाकी चीज़ें कमज़ोर पड़ जाती थी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। शुक्र है कि कैमरामैन मेरा अच्छा था, चंडीगढ़ के हैं मिस्टर सरबदीप सिंह, तो उसने बहुत कमाल का काम किया। तो फिर उस पर क्योंकि मुझे एतमाद था कि ये संभाल लेगा मेरे बगैर भी, तो उनको मैंने कहा अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि मैं मॉनिटर नहीं देख पा रहा हूँ, सब कुछ अब आप ही देखिए। तो फिर वो हो गया, वो एक्सीडेंटली ही हुआ था। जी। सर अपनी मेहनत और लगन से आप लगातार कामयाबी की सीढ़ियां अबूर करते ज़रा गए। नवाजी। लेकिन सर जो कश्मीर के नामुसाइद हालात रहे, उसने थिएटर को बड़ा नुकसान से दो चार किया। फिर एक ऐसा वक्त आया कि कश्मीर फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद यहाँ पे शुरू हुआ। ये आपके तसव्वुर कैसे आया, आपको कैसे सूझी, या इसके पीछे के जो मुहर्रिकात थे वो क्या रहे, और क्या वजह है कि यह अब इतना कामयाब हुआ है? आप क्या समझते हैं? मैं ऐसा कहूँ कि लगभग 88-89 में कश्मीर के सिनेमा हॉल बंद हो गए थे जी। तो हम टेलीविज़न का काम करते रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर हर बार एक कुछ नया करने की चाहत रहती है कि कुछ नया किया जाए, कुछ नयापन किया जाए। तो काफ़ी 8-10 साल पहले से ही, मतलब जब हमने शुरू किया उससे पहले ही मन में आया कि
कि कश्मीर में फिल्म फेस्टिवल होना चाहिए, लेकिन ये वो भी खाम ख्याल था, अभी कच्चा ख्याल था, इसमें कोई अभी पुख्तगी नहीं थी। जो चलता रहा, सोचते रहे। कुछ यार दोस्त भी मेरे श्रीनगर के अपने साथी थे, वो भी कहते मुश्ताक फिल्म फेस्टिवल करेंगे। मैं कहाँ करेंगे, लेकिन हम बातें करते रहे, हमने किया नहीं। 2017 मुझे याद है 1 जून को, पता नहीं मुझे ख्याल आया, 2017 की मुझे याद है ये डेट, क्योंकि तब कुछ भी नहीं था, कोई पुख्तगी नहीं थी अभी इस ख्याल की। 1 जून को सोचा कि नहीं करना चाहिए। इरादा 1 जून को किया, 2-3 दिन में इसकी वेबसाइट बनाई और क्या क्या करना है वो सोचा। मैं दिल्ली गया, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से मिला, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से जो फिल्म फेस्टिवल करती थी, उनको पूछा, उन्होंने बोला हम फिल्में दे देंगे। तो फिर कुछ एम्बेसीज़ पे गया मैं, गवर्नमेंट के कुछ इदारे हैं जिनका नाम नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, NFDC है, फिल्म डिवीज़न है। 1 महीने में कम से कम मैं 3-4 बार दिल्ली और बॉम्बे गया हूँगा। इन सब इदारों से मिला तो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। उन सब इदारों को ये मालूम था कि कश्मीर में सिनेमा हॉल बंद किए गए हैं और एक शख्स है ये थिएटर पूरा सिनेमा का एक फेस्टिवल करना चाहता है, तो इसको सपोर्ट किया जाए। पैसों से तो सपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं मिली, लेकिन मॉरल सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मिला। और फिर मैंने यारों दोस्तों को, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं था कि एंट्रीज़ बुलाई जाए, मैंने जो मेरे यार दोस्त थे, चाहे इंडिया में या इंडिया के बाहर फिल्म मेकर्स जो थे, उनको ईमेल लिखे, व्हाट्सअप किए कि सेंड अस द एंट्रीज़। ठीक, तो उनकी फिल्में आ गई। तो हमारा, मुझे याद है, कोई तकरीबन 60 फिल्में आ गई थी पहले एडिशन में, 1 महीने के अंदर जी। और बाद में पता चला कि इसके लिए परमिशन भी लेनी पड़ती है, तो वो भी जाके उन्होंने, जिसमें 1-2 महीने लगते हैं, उन्होंने 1 हफ्ते में करके दी। INB से मिलती है परमिशन, दिल्ली में जो हमारा है INB का मिनिस्ट्री, तो वहाँ पे जो एक फिल्म के इंचार्ज होते हैं उनको जाके पूरी फिल्में दिखाई। तो जिसकी खासकर सेंसरशिप की सर्टिफिकेट नहीं होती है, जिसका सेंसरशिप क्लियर है तो उसमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ फिल्में, शॉर्ट फिल्में होती हैं जिनका सेंसर सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो उनसे जाके परमिशन लाई। तो सब परमिशन आने के बाद फेस्टिवल किया 5 दिन का। और बॉम्बे से, दिल्ली से पैसा बहुत कम था, लोगों को बुलाया, किसी ने आज तक मुझसे फ़ीस नहीं ली है। मेहमान नहीं तो हर जगह फ़ीस लेते हैं, तो हाँ, उनको टिकट देनी पड़ी। उनको यहाँ से जितना मैं कर सका अच्छे से होटल में रख के, तो 4 दिन 5 दिन उनकी मेहमान नवाजी की, फिल्म फेस्टिवल किया। और जूरी, मैंने एक बात आपको बताता चलूँ, इसको एक ऑनेस्ट और एकदम ऑथेंटिक फेस्टिवल बनाने का मैंने शुरू से ही सोचा था। पैसा बेशक कम था, जूरी मैंने चुन चुन कर रखी, और एक शहर से एक शख्स होता था। बॉम्बे से एक होगा, पूना से एक, दिल्ली से, कलकत्ता से, इस तरह से, या कोई भी शहर हो, एक ही शहर के 4 दोस्त ना आ जाएं, ताकि लॉबीज़म या बहुत कुछ होता है इसमें, वो ना हो जाए। जितना ये ऑनेस्ट रह सके, जूरी वाला काम जो है, जो अवार्ड्स का है, अवार्ड में हम पैसा भी नहीं देते थे, सिर्फ फर्स्ट उसका मोमेंटो और सर्टिफिकेट मिलता था। लेकिन एक फिल्म मेकर के लिए फर्स्ट आ जाना ही बहुत बड़ी बात है, पैसा कुछ नहीं करता। तो लेकिन आई मेड इट ए पॉइंट कि इसकी जो ये जूरी का जो जजमेंट है, उसमें 1% क्या आधा परसेंट भी वो ना बायस ना रहे। तो मैं कभी दिल्ली से, और उनको बोलता भी नहीं था, पहले डिक्लेयर भी नहीं करते हम। ये वाहिद मुझे लगता है फिल्म फेस्टिवल जिसमें जूरी डिक्लेयर नहीं करते हैं, ताकि कोई इन्फ्लुएंस ना करे। सर, इसीलिए तो अहले नज़र इसे कामयाब करार दे रहे हैं। जब कश्मीर आ जाते थे, मैं उनसे पूछता था, मेरी नज़र में 10 लोग होते थे कि इनमें से मैं जूरी रख लूँगा। तो उन 10 को मैं पूछा, सर आप कितने दिन के लिए हैं, या मैडम आप कितने दिन के लिए हैं? वो कहते थे हम 4-5 दिन एंड तक हैं। तो जो पूरा रहने वाले हैं उनमें से मैं 5 का इंतखाब करता था। और एक और चीज़, 5 अगर जूरी में होते तो एक लेडी का रखना भी ज़रूरी होता है, तो वो लेडी भी मुझे मिल जाती थी। तो बड़े अच्छे से 5 का इंतखाब करके जूरी, उनको मैं बोलता था फिल्में उसी हिसाब से देखिएगा, क्योंकि आपको इसका जजमेंट देनी है। तो एंड वाले दिन पे डिक्लेयर होता था कि जूरी कौन है। तो पहले जूरी को एजाज़ किया जाता था स्टेज पे, उसके बाद बुलाते थे अवार्ड्स वगैरह को। जी सर, आपकी सदा पर ये बड़े फ़ख्र की बात है, और पूरे, मैं कहता हूँ पूरे अहलियान कश्मीर के लिए, कि बॉलीवुड की मशहूर हस्तियाँ इस फेस्टिवल का हिस्सा बनी, जिसमें तब्बू हैं, विजय राज हैं, कोई कई ऐसे होंगे जो इस तरह का तसव्वुर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब ये हो पाया, पहले का और बाद का जो आपका रद्द-ए-अमल रहा, क्या जी वही था। मैं बताऊं, जो पहला मैंने किया, हमारे कुछ कश्मीरी दोस्त हैं बॉम्बे में, तो उनको मैंने बुलाया। तो वहाँ से, यार कश्मीर में फिल्म फेस्टिवल, मैं कहा कैसे करोगे, कैसे हो रहा है? मैं कहा आओ देखो कैसे हो रहा है। तो पहली बार मेरे पे भरोसा ज़्यादा लोगों ने नहीं किया, ना गवर्नमेंट ने, ना प्राइवेट स्टेक होल्डर्स ने। कुछ लोग थे, सिवाय चंद के, लोगों ने भरोसा नहीं, क्योंकि होता है ना, जोश आ गया, एक फिल्म फेस्टिवल किया, बैठ गए,
तो सब बोले कि हमेशा, मैं कहा जी हमेशा करूँगा। और हर साल नहीं, मैंने एक साल में 2 किए। उसके बाद जब 1 किया, 2 किया, फिर बॉम्बे में भरोसा बढ़ गया फिल्म इंडस्ट्री में। आज कम से कम आधी फिल्म इंडस्ट्री को ये मालूम है कि कश्मीर में एक फिल्म फेस्टिवल होता है, वो भी इंटरनेशनल नौइयत का। हमारे यहाँ से अफ़गानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, कोरिया, ट्यूनीशिया और ताजिकिस्तान तक की फिल्मों को अवार्ड दिए जा चुके हैं। वो अपने में एक एजाज़ है। तो वो लोग वहाँ लेके, वो मोमेंटो में उनको फिर कोरियर से भेजता हूँ जो नहीं आ सकते, वो वहाँ फ़ोटो खींच के फिर अखबार में डालते हैं। तो वो हमारे लिए इज़्ज़त की बात है कि हमारे फेस्टिवल का नाम दूर दूर तक जाता है। एक तो फेस्टिवल का नाम और कश्मीर के फिल्मों को इतनी के साथ हम पला रहने का मौका मिला, हाँ, ये भी वो एक तो एजाज़ की वो तो बात एक बुनियादी इसका मकसद था कि एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें हम इंटरनेशनल फिल्में चला रहे हैं, नेशनल अपनी मराठी, बंगाली, मलयालम, तमिल फिल्में जहाँ चल रही हैं, पंजाबी फिल्में चल रही हैं, वहाँ कश्मीरी फिल्म भी चल रही है। सर, जो मुकामी अदाकार हैं, जाहिर है इस फेस्टिवल की वजह से उन्हें भी एक मौका मिला, लेकिन उसके साथ साथ आपने नए टैलेंट को भी उजागर करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। आप क्या समझते हैं कि नई नस्ल इस जानिब जो राग़िब हो रही है, क्या देखते हैं आप? नई नस्ल को अभी मुझे ये कहना पड़ेगा कि उनको एक्सपोजर ही नहीं है। अच्छा। जब मैंने फेस्टिवल किया, जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे तो बहुत एक्साइटेड देखे मैंने। कुछ तो मैं तो टीचर्स या कॉलेज स्कूल से रजू करता था, या मेरी जो टीम के लोग जाके उनसे मिलते थे, तो डायरेक्ट मेरा बच्चों से कुछ 1 to 1 था नहीं। तो फेस्टिवल के दौरान मेरे पास बच्चे आए, थैंक यू सर। मैं कहा थैंक यू फॉर व्हाट? कहते आपने फेस्टिवल किया ना, वैसे क्या सर, हम बहुत खुश हैं, तो इसको कंटिन्यू कीजिएगा। ये जब यूथ ने मुझे बोला तो आई गॉट मोर एनकरेज। उनको ये अभी भी, चाहे वो मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, फेसबुक पे जुड़े हैं, तो या इंस्टाग्राम पे कहीं भी मुझसे पूछते हैं सर अगला फेस्टिवल एडिशन कब होने वाला है। क्या? उनको फिल्में नहीं बनानी है अभी, फिल्मों एंट्री नहीं भेजनी है, लेकिन उनको आके फिल्में देखनी है, या जो हाँ उनका हिस्सा बना। और जो सुबह हम उसमें 2 घंटे की जो हम क्लास करते हैं, मास्टर क्लास, वो उस क्लास में उनको आना है। तो वो तब से मुझे उनके जोश से मुझे जोश मिला कि नहीं, इसकी ज़रूरत थी। अब जैसे हम उनको, मतलब कुछ लोग थे, कुछ क्या मैक्सिमम बच्चे थे जिन्होंने सिनेमा हॉल देखा ही नहीं था, या बड़े ऑडिटोरियम में फिल्म देखी ही नहीं थी, उन्होंने बस अपने मोबाइल पे या टेलीविज़न पे फिल्में देखी थी। तो जब उन्होंने एक ऑडिटोरियम में आके फिल्म का एक अलग ही जो लुत्फ उठाया, तो वो बड़ा ख़ास था। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक और चीज़ याद आती है यहाँ पे। एक दिन हमने फिर, जो पहले 2 में तो नहीं, तीसरे चौथे में हमने फिर एक दिन हम मखसूस रखते थे बच्चों के लिए। वो बच्चों की फिल्में चलती थी। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ, जो फिल्में दिया करते थे, या और भी कहीं से एंट्री आती थी जो सिर्फ बच्चों के लिए होती थी, 14 साल से कम बच्चों के लिए। तो मैंने फिर स्कूल को रुजू किया कि हम इस एज ग्रुप के लिए फिल्में चला रहे हैं, बच्चे भेजिए। अब यकीन कीजिए, वो इतना एक्साइटेड डेट था हमारे लिए। अब एक छोटा सा बच्चा, मान लीजिए 7-8 साल का, वो पूरी कुर्सी पे बैठा है यूं चौड़ा होके, तो खुशी से देख रहा है कि मैं भी बैठा हूँ, आई एम पार्ट ऑफ दिस। अच्छा, और वो ऐसे ऐसे ख़ास जगहों पे वो मतलब तालियां बजाते थे या वो करते थे, बिल्कुल अप्रोप्रिएट, और कुर्सियों से उठकर तालियां जी बजाई जा जी रही जी थी। उनका मैं एक्साइटमेंट देखने वाला था। तो कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है हमने। जी हाँ सर, बहुत सारे एडिशंस ये हो गए, और अभी तो हाल ही में हम कोरोना जैसी आलमी वबा से छूटे हैं। हाँ जी, हाँ अगर आप हमारे नाज़रीन के साथ बांटना चाहें कि आने वाले वक्त के लिए क्या रोड मैप है आपका? जी, ये बताऊं कि अभी हम 4-5 महीनों में ही तैयारी कर रहे हैं 5वें एडिशन के लिए। और अभी मैं दिल्ली, बॉम्बे हो आया हूँ, तो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिला, कुछ प्राइवेट स्पॉन्सर से, और फिल्म इंडस्ट्री में मैं सुभाष घाई जी से मिल के आया हूँ, रणधीर कपूर जी से मिल के आया, मधुर भंडारकर वो तैयार हैं आने को। और रणधीर कपूर जी के साथ तो ट्रेजेडी हुई पिछले से पिछले साल, लेकिन वो भी अपनी फैमिली को लेके आना चाहते हैं। और ये भाग्यश्री हैं हमारी एक्ट्रेस, वो आना चाहती हैं। आमिर खान साहब से मुलाकात हुई तो वो तो बहुत सपोर्टिव थे, तो लेकिन वो बिज़ी बहुत रहते हैं। उन्होंने कहा अगर मैं फ्री हुआ तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो मैं 5वें एडिशन को बहुत ऊंचाइयों पे देखता हूँ। और ख़ास बात 5वें एडिशन की ये रहेगी कि अभी तक हमारा कोई भी फॉरेन गेस्ट नहीं था, लेकिन मेरा कांटेक्ट है यूरोपियन फिल्म मेकर्स से, अपने सब कॉन्टिनेंट के जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके फिल्म मेकर्स से, प्लस मिडल ईस्ट से और अफ्रीकन कंट्रीज़ से। तो वहाँ से हमारे पास डेलीगेशन आने को तैयार हैं। तो मैं उस तैयारी में हूँ कि इस 5वें एडिशन को एक वाकई एक ऊंचे लेवल पे लिया जाए, जिसको हम बैनुल अक़वामी की सतह का फिल्म फेस्टिवल कह सकें। जी,
जी, मुश्ताक अली अहमद ख़ान साहब, आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी जहतें हैं और उन जहतों पे अगर हम बात करेंगे तो ज़ाहिर है हमें बहुत वक्त दरकार होगा। फ़िलहाल आज आपने अपने कीमती लम्हात में से हमारे लिए चंद घड़ियाँ वक्फ़ की, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया तो मैं आप हजरात का करता हूँ, जो आप आए और मुझे इतनी कहते हैं ना, खाक के ज़र्रे को आपने नवाजा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर।